फंडामेंटल एनालिसिस। कौन सा स्टॉक खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको प्रॉफिट दे सके। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट यूज़ करूँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वेबसाइट का नाम है टिकरटेप.com। ठीक है, उस वेबसाइट का यूज़ करूँगा मैं तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस समझाने के लिए। सबसे पहले अपन कुछ एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करेंगे। मैं एग्जाम्पल देना स्टार्ट करता हूँ। मान लो मैंने कोई कंपनी खोला है ABC नेम से। ABC करके मैंने एक कंपनी खोला है। अब क्या होगा, मान लो इस कंपनी को खोले 1 साल हो गया। अब कुछ दिनों में मान लो 1 साल में इस कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपये आया। ठीक है, अब कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपये जनरेट किया है। ठीक है, अब कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैकेजिंग, गुड्स, तो कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। ये है मान लो रेवेन्यू। कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, एक्सपेंसेस मान लो 30 रुपीज़ का है। तो जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करूँगा ना मैं, तो वो प्रॉफिट आएगा। तो जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होगा वो प्रॉफिट आएगा। तो 70 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। ठीक है, अब पहला टर्म क्या तुमने सुना, रेवेन्यू। दूसरा क्या सुना, एक्सपेंसेस। तीसरा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 3 टर्म है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो ये 3 टर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम एक बात बताओ, कंपनी समय के साथ जब ग्रो करेगा तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ना? तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, सही है, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए समय के साथ जब कंपनी ग्रो करे। एक्सपेंसेस बढ़ेगा कि नहीं? हाँ बढ़ेगा। मान लो एक एक जगह से 3 जगह खोलना है अपन को, तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा, सारे गुड्स, सारे मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बढ़ेगा उसमें, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ना चाहिए कि नहीं? अगर कंपनी सच में ग्रो कर रहा है तो प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा होगा भैया। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अपन अगर टोटल रेवेन्यू चेक करें और टोटल प्रॉफिट चेक करें, मीन्स मैं टोटल बोल रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू अगर कंपनी का बढ़ रहा है तो अच्छा साइन है। तो टोटल रेवेन्यू अगर कंपनी का बढ़ रहा है तो अच्छा साइन है, और टोटल प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है तो अच्छा साइन है। अब अपन सबसे पहला स्टेप क्या है, अपन को टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट चेक करना है कि बढ़ रहा है कि नहीं। सही है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगा, जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका एसेट भी बढ़ेगा ना। तो अब देखना, एसेट जो कंपनी का है वो भी बढ़ना चाहिए। और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब पता है, कर्जा कितना वो उठा रहा है, दूसरों से उठा रहा है, उसका अपना पैसा नहीं है। तो लायबिलिटीज क्या होगा, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। कैसे? अपन को इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। जब कंपनी एक्सपैंड कर रहे हैं अपन तो लोन भी ले सकते हैं ना अपन। सही है, तो ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ऐसा। तो अपन को पहला पॉइंट यही चेक करना है, कंपनी का टोटल रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटीज घट रहा है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले अपन यही चेक करेंगे टिकट टेप वेबसाइट पे। बताया, टिकट टेप वेबसाइट, उसी को बोलते हैं चेक करना, बैलेंस शीट चेक करना। यही सब होता है, बैलेंस शीट चेक करना। तो अपन टिकट टेप वेबसाइट पे जाते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले HDFC का एग्जांपल लेता हूँ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सबसे पहला पॉइंट क्या था, मैंने बताया था टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू चेक करना है। तुम्हें फाइनेंशियल पे क्लिक करना है। फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे तो इनकम वाले सेक्शन में आओगे। तो देखो, सबसे पहले इनकम वाले सेक्शन पे आओगे तो टोटल रेवेन्यू और टोटल नेट इनकम लिखा है। टोटल रेवेन्यू देखो 2021 में 1,55,885 करोड़ में डाटा। फिर टोटल रेवेन्यू हर साल बढ़ते जा रहा है। 2023 में है कितना, 2,04,666 करोड़। ये हर एक साल बढ़ते जा रहा है। नेट इनकम देखो, नेट इनकम देखो, 31,000 करोड़ से 38,000 करोड़, फिर 45,000 करोड़। मीन्स नेट इनकम भी बढ़ते जा रहा है। तो पहला आप काम क्या है, रेवेन्यू चेक करो और नेट इनकम चेक करो, दोनों बढ़ते जा रहा है प्रॉफिट में भैया। अपन अगले स्टेप में चलेंगे इस कंपनी को लेके। अगला बैलेंस शीट चेक करते हैं। करंट एसेट, मैंने फिर क्या बताया था, एसेट और लाइबिलिटीज़ देखना। अगर एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज़ घट रहा है तो अच्छा साइन है। बट अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ भी रहा है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी को एक्सपैंड करना है तो लोन तो लेगा ना भैया। तो करंट एसेट कितना है, देखो 87,000 था 2020 में, 1,21,000
करोड़ था, 1,55,000 था। तो एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज़ देखते हैं, लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रहा है भाई, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 18,000 करोड़। समझ रहे हो ना, लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रहा है, बट ठीक है चलेगा एक तरफ से, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रहा है तो लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेगा, कर्जा लेगा। देखो तुमने लाइबिलिटीज़ देख लिया, एसेट देख लिया, रेवेन्यू देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, तुम्हें सबसे पहले ये देखना है, स्टार्ट यहीं से करना है। तुम्हें एक चीज़ और देखना है, कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना है, मीन्स कैश फ्री कैश कितना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो देखो तुम चेक करते हैं अपन लास्ट 2-3 साल का। देखो 2020 में कितना था, माइनस में चल रहा है 18,000। 2021 में अच्छा ग्रोथ हुआ 40,000। समझ रहे हो, 2022 में फिर से माइनस, फिर 2023 में प्लस जा रहा है। तो कैश फ्लो भी ठीक है, चलेगा। तो इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में। सबसे पहला फैक्टर मैंने बताया तुम्हें स्टॉक सेलेक्ट करने का। तुम टिकट वेबसाइट खोलो, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो देखो, आइडिया लगाओ, ख़त्म बात। तुम्हें नॉर्मल बेसिक नॉलेज है। उसके बाद अब देखो, ये जो अपना पहला एनालिसिस था, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो, अगर ये अच्छा नहीं है, तुम्हें गड़बड़ लग रहा है, तो उस कंपनी को वहीं पे रोक दो और दूसरे कंपनी पे शिफ्ट कर जाओ एनालिसिस करने के लिए। अब आगे चलते हैं अपन। देखो अगला जो टर्म है जो मैं बताने वाला हूँ, कुछ टर्म आएंगे अब। अगला जो टर्म है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अगला जो टर्म है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लो तुम मार्केट से आटा खरीदते हो। अब एक बंदा तुम्हें 30 रुपये के जी दे रहा है, एक बंदा तुम्हें 30 रुपये के जी दे रहा है, और एक बंदा तुम्हें 40 रुपये के जी दे रहा है, ठीक है। और मार्केट का एवरेज प्राइस 30 रुपये है। तुम ये बताओ, अगर तुम किसी बंदे को 40 रुपये दे के वही आटा खरीद रहे हो, क्वालिटी सेम है, तो भाई वो ओवर वैल्यूड है ना। मीन्स वो 30 की जगह 40 ले रहा है, क्यों दें हम? जब 40 का 30 करेगा तभी देंगे अपन। तो इसी तरह से स्टॉक में होता है। अपन भी ओवर वैल्यूड स्टॉक कभी नहीं खरीदेंगे। मान लो कि स्टॉक 150 का मिल रहा है अभी, और मुझे पता है उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा तो है ही नहीं भैया, तो अपन वेट करेंगे। वो 100 रुपये तब तक आएगा जब तक अपन खरीदेंगे नहीं। इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। मैं टिकट टेप वेबसाइट पे दिखाता हूँ तुम्हें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। तुम्हें टिकट टेप वेबसाइट खोलना है, उसके बाद जैसे HDFC का एग्जांपल लेता हूँ मैं, साइड में तुम्हें स्कोर कार्ड रेश मिल रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो वहाँ पे इंट्री, सबसे नीचे आओगे तो एंट्री पॉइंट दिखेगा। एंट्री पॉइंट पे क्लिक करोगे तो उसमें टेक्निकल्स, फंडामेंटल दिखेगा। उसमें लिखा है करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने तुम्हें बताया इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स ऐसा प्राइस जिस प्राइस पे तुम्हें फेयर वैल्यू मिल रहा है। फेयर, ओवर वैल्यू नहीं मिल रहा है, अंडर वैल्यू नहीं मिल रहा है, फेयर वैल्यू मिल रहा है। मीन्स 100 का चीज़ है तो 100, 110, 105 ऐसा मिल रहा है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं मिल रहा है। तो तुम स्टॉक खरीदोगे, तुम सबसे पहले फंडामेंटल में आओगे, और करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तुम यहीं पे कंपनी को छोड़ के भाग जाओगे। नहीं लेना है मेरे को, अभी नहीं लेना है, बाद में लूँगा जब ये क्लियर होगा फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे। जब इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर आएगा तब मैं लूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब आ जाते हैं, अगला टर्म है वो है पी रेशियो। पी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो पी रेशियो समझने से पहले अपन देखेंगे ईपीएस क्या होता है। ईपीएस, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ईपीएस क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक शेयर पे कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है। मान लो अपन 500 का शेयर खरीदते हैं, और कंपनी को उस शेयर में 100 रुपये फ़ायदा हो रहा है। मतलब हर कंपनी को 500 का शेयर है मान लो कोई कंपनी का, और उस कंपनी पे उसका 100 रुपये का प्रॉफिट निकल रहा है एनुअली, ठीक है। 100 रुपये का प्रॉफिट निकल रहा है, तो प्रॉफिट ये जो ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में वो इतना अर्न कर रहा है। अब पी रेशियो क्या है? ये है 1 रुपया कमाने के लिए तुम्हें कितना रुपया लगाना पड़ेगा।
मान लो किसी कंपनी का पी है 25 रुपया, मतलब अगर आप किसी कंपनी को 25 रुपया दे रहे हो तो आपको 1 रुपया कमा के देगा। मान लो है 15, तो मतलब आप किसी कंपनी को 1 रुपया दे रहे हो तो वो आपको 15 रुपया कमा के देगा। तो आप खुद सोचो आप कौन सा लोगे, 15 रुपया वाला लोगे, क्योंकि आप किसी को 15 दे रहे हो और एक दे रहा है, किसी को आप 25 दे रहे हो वो एक दे रहा है, तो सस्ता ही रहोगे आप। अब कौन सा पी रेशियो अच्छा है? जब तुम स्टॉक एनालिसिस करोगे ना, तो पी किसी का तुम्हें 50 मिलेगा, किसी का 70 मिलेगा, तुम समझ नहीं पाओगे कौन सा पी अच्छा है। तो इसके लिए अपन रिलेटिव में देखते हैं, अपन उस सेक्टर का पी देखते हैं, अपन उस सेक्टर के पी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। पहले पी रेशियो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट टू अर्न रेशियो। ठीक है, ये तो पता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग। मान लो किसी स्टॉक का प्राइस है 500 रुपये और उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 100, तो पी हो जाएगा 5। सही है, मीन्स आप उसको 5 रुपया दे रहे हो, उससे आपको वो 1 रुपया कमा के दे रहा है। जैसे टाटा स्टील का पी, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो आई थिंक क्लियर हो गया होगा पी सबको। अब देखो मैं टाटा स्टील का एग्जांपल देता हूँ, तो ये देखो पी यहाँ पे मिल जाएगा आपको ओवरव्यू में ही। देखो पी क्या लिखा है? 87.05। सही है, पी है 87.05 और सेक्टर का पी कितना है? 20.68। मीन्स क्या है कि सेक्टर का पी 20 है, मीन्स से कोई इसी के कंपैरिजन वाले, इसी के सेक्टर वाले स्टॉक में तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम उसको 20 रुपया दोगे तो तुम्हें वो 1 रुपया देगा। लेकिन तुम टाटा स्टील में इन्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हें 87 रुपीज़ का 1 रुपया देगा। भैया गड़बड़ है यार, नहीं चाहिए भाई, अभी ये महंगा चल रहा है, इसको सस्ता होने दो तब लेंगे अपन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। अपन चलो एचडीएफसी का देखते हैं। एचडीएफसी का पी देखो, सेक्टर का पी दिख रहा है तुम्हें 16 रुपया 24 पैसा, लेकिन जो एचडीएफसी का पी है वो है 24 रुपया 77 पैसा। तो सेक्टर के पी से ज़्यादा है वो, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, वो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, बट ज़्यादा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो सेक्टर का पी तो ठीक है 16। अब जो एचडीएफसी का पी है वो भी ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं है, तुम खरीद सकते हो। आई थिंक पी क्लियर होगा तुम्हें। अब बात करते हैं अगला, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो तो देखो, पीवी रेशियो समझाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बुक वैल्यू मीन्स, मान लो आज के दिन ये कंपनी बंद हो जाती है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे भैया? मान लो तुम 10,000 इन्वेस्ट करते हो आज, तो तुम और कंपनी डूब गई तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? वही होता है बुक वैल्यू। मान लो एक स्टॉक है 100 रुपया का, 100 रुपये का कोई स्टॉक है। मान लो आज के दिन ये कंपनी डूब गई तो मान लो तुम्हें 50 रुपया मिल रही है, तो यही 50 रुपया बुक वैल्यू हो जाएगा। सही है। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो, पीवी क्या होता है? प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। प्राइस अपॉन बुक वैल्यू मीन्स जो स्टॉक का प्राइस है और बुक वैल्यू से डिवाइड कर दो, वही होता है पीवी रेशियो। अभी मैंने एग्जांपल लिया, बुक वैल्यू है 100, बुक वैल्यू है 50, स्टॉक का प्राइस है 100, तो ये कितना हो गया? 2। मीन्स पीवी 2 है। समझ गए होगे? चलो टिकट टेप पे ये देखते हैं अपन। चलो, पीवी रेशियो भी आपको ओवरव्यू के सेक्शन में ही मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो और सेक्टर, जैसे अपन पी कंपेयर कर रहे थे सेक्टर के कंपैरिजन में, अपन पी पी रेशियो देख रहे थे, सेम अपन यहाँ भी पीवी रेशियो सेक्टर का कंपेयर में देखेंगे। तो सेक्टर का पीवी है 2.32 रुपीज़, सॉरी रेशियो है ना, रुपीज़ की बोल रहा हूँ मैं। तो सेक्टर का पीवी है 2.32 और कंपनी का पीवी है, एचडीएफसी का पीवी है 3.46।
4.16, ठीक है। एक कंपनी और देखता हूँ मैं, चलो अपन रिलायंस की बात करते हैं। देखो रिलायंस का पीवी कितना है 2.07, और सेक्टर का पीवी कितना है 1.60, समझ रहे हो। अब देखो इसका सेक्टर पी देखते हैं अपन, पी कितना 17.187, और इस रिलायंस का पी कितना है 26.52, समझ रहे हो। तो लगभग ठीक है बट ज़्यादा है। अपन अभी कुछ टाइम इंतजार करेंगे, ओवर वैल्यूड है। आई थिंक समझ गए होगे तुम पी रेशियो और पीवी रेशियो। उससे पहले तुमने बैलेंस शीट थोड़ा मोड़ा देखना सीख लिया, कैसे देखते हैं अपन। तो टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट, टोटल प्रॉफिट, लायबिलिटी सब देख लिया तुमने। इंट्रिंसिक वैल्यू, पी रेशियो, पीवी रेशियो, ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब इंपॉर्टेंट है बस। 5-6 टर्म, एक दो टर्म हो रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है बस। तो पी रेशियो क्या है, जितना कम होगा ना उतना अच्छा है, पीवी रेशियो भी जितना कम होगा उतना अच्छा है। क्लियर है। आगे मैं बताता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है ये समझो। इसमें क्या होता है ना, कुछ रिटेलर होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, इसी को अपन डीआईआई बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। फिर एफआईआई वाले होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। तो अगर इनका पैसा लगा है, अगर इनका पैसा लगा है तो उस शेयर को फ्यूचर के लिए अच्छा माना जाएगा। क्यों? ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ये पूरी रिसर्च के साथ पैसा लगाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करेगा तभी ये पैसा लगाएंगे। तो अगर इनका पैसा ज़्यादा अमाउंट में लगा है तो तुम इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। सही है। अब अपन देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखो होल्डिंग में जाना, और देखो शेयर होल्डिंग हिस्ट्री लिखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशन। देखो सब कुछ जान सकते हो तुम। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का देखो पैसा लगातार निकल रहा है भैया। पहले 2024.23% था, अभी घट के 21.98% हो गया है। तो भैया खतरा है। म्यूचुअल फंड देखते हैं, म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, डीआई मतलब पैसा लगा रहा है, और अदर डोमेस्टिक पैटर्न वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और फिर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग ये भी थोड़ा थोड़ा घट रहा है। तो एवरेज है, मीन्स ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। इस रिलायंस का ये हाल है। ठीक है। और अपन एक दो कंपनी देख लेते हैं, आईटीसी देखते चलो। आईटीसी का होल्डिंग्स में जाओ, देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड भी बढ़ा है बट अभी रिसेंट ईयर में घटा है। ठीक है। डीआईआईस का पैसा भी घट रहा है थोड़ा थोड़ा। तो तुम, ये भी एवरेज है, ज़्यादा अच्छा है नहीं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं टाटा स्टील का। होल्डिंग्स में जाओ, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का लगभग एवरेज है, म्यूचुअल फंड का बढ़ घट रहा है बट ठीक है चलेगा। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है भैया। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा घट रहा है, ये भी एवरेज है। तो इस तरह से तुम होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हो कि कैसे किसने किसने पैसा लगाया है। अगर एफ आई आई डी आई के पैसे ज़्यादा हैं तो समझ लेना स्टॉक फ्यूचर में अच्छा करेगा। अगला है पीयर कंपैरिजन। तो देखो पीयर कंपैरिजन मीन्स सिंपली तुम बाकी सेक्टर के कंपनी से उसको कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैं टिकट पे एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। देखो पीयर कंपैरिजन का एक ऑप्शन है, पीयर पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे जैसे ये कंपनी खुला टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो टाटा स्टील का पी रेशियो दिया है 16.19, पीवी दिया है 1.35। अब तुम बाकी सेम जो कंपनी स्टील बनाती है उसका कंपनी से कंपेयर कर दो तुम। तो टाटा स्टील 16, JSW स्टील इसका पी रेशियो 45.83, पीवी है 2.83। तो तुम चारों कंपनी को कंपेयर करोगे, जिंदल हो गया, भारत फॉर्ज हो गया, तुम चारों को कंपेयर करोगे तो तुम पी और पीवी दोनों देखोगे तो टाटा स्टील बेस्ट दिखेगा भैया। सबका पी रेशियो ज़्यादा है टाटा को छोड़ के। तो टाटा का पी भी 16.19 है, पीवी भी कम है। और जितना पीवी कम उतना स्टॉक अच्छा। तो आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया जो आपको शेयर खरीदने के टाइम काफ़ी काम आएंगे। ये देख लो, इनफ है तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
समझ रहे हो ना? तो मैंने स्टार्टिंग किससे किया, थोड़ा मोड़ा बैलेंस शीट देख लो, कैश फ्लो देख लो, तो टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटीज चेक कर लो, बढ़ रहा है घट रहा है, उसी में आपका कैश फ्लो, बैलेंस, इनकम तीनों आ जाएगा। तो ये पॉइंट सबसे पहला था, वो चेक कर लो, तुम्हारे ख़त्म हो जाएगा सबसे पहला पार्ट। फिर उसके बाद तुम इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करो। अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयर वैल्यू पे मिल रहा है प्राइस, फेयर प्राइस पे मिल रहा है तुम्हें स्टॉक, तो खरीद लो, वरना छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे तुम देखोगे पी रेशियो, पी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। अब पी रेशियो कैसे पता करेंगे, सेक्टर के पी से कंपेयर करेंगे। अगला पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे पता करेंगे, सेक्टर के पीवी से कंपेयर करेंगे। और कैसे पता करते हैं वो मैंने बता दिया तुम्हें। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, जितना एफ आई आई, डी आई आई, म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है, जितना ज़्यादा लगा है उतना अच्छा स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में वो अच्छा करेगा। कुछ सोच समझ के शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। अब पीयर कंपेरिजन, तुम बाकी दूसरे कंपनी के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आप जीरोधा से स्टार्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके अकाउंट खुलवाओ। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो या फिर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।